हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज के इस वीडियो में हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का जो चैप्टर है क्लास 10th का, इसको एंड करेंगे। पिछले वीडियो में देखो, ये लेक्चर नंबर 3 है। पिछले वीडियो में हमने केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करते हैं उसके बारे में डिस्कस करा था। ओके, और आज हम देखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस के टाइप कौन कौन से हैं। ओके, केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन हमने पहले भी देख रखा है। ओके, और मैं एक बार और डिस्कस कर लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन क्या है। तो देखो, ये रिवीजन है तुम्हारे केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन। देखो, केमिकल रिएक्शन क्या हो गया, मान लो दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स आपस में एटम्स को रीअरेंजमेंट करके नया सब्सटेंस को फॉर्म कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। तो वहाँ हम क्या बोलेंगे, वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो देखो, अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमको कौन कौन से टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ना है, इसके बारे में देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले कम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में देखेंगे, उसके बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दोनों देखना है, सिंगल और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे देखेंगे कि कैसे कैसे होगा। उसके बाद देन आफ्टर रिडक्स रिएक्शन, और रिडक्स रिएक्शन में हमको ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ना है। फिर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, फिर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, कैसे देखो कोई भी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन, इसके बारे में डिस्कस करना है और एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम कम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में देखते हैं कि कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। तो देखो, कम्बिनेशन जाहिर सी बात है कि क्या बोल रहा है, क्या हो रहा है कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ का क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है। कंबाइन कम्बिनेशन रिएक्शन का नाम ही बोल रहा है कि कंबाइन हो रहा होगा वहाँ पे। ओके, एटम्स या एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे होंगे। तो देखो, इस रिएक्शन में क्या होगा, दो एलिमेंट्स या फिर एक एलिमेंट और एक कंपाउंड या फिर दो कंपाउंड्स कंबाइन करके एक नया सिंगल प्रोडक्ट दे रहा हो, वहाँ पे क्या होगा, केमिकल कम्बिनेशन रिएक्शन होगा। ओके, जैसे एग्जांपल में देख लो, पहला है तुम्हारा एलिमेंट का एलिमेंट के साथ कम्बिनेशन और कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है। जैसे H2Cl2 के साथ मिल करके क्या बना रहा है, 2HCl बना रहा है। H2 क्या है, एलिमेंट है, Cl2 क्या है, एलिमेंट है। ये दोनों कंबाइन होकर के हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl बना दे रहा है। ओके, कंपाउंड। दूसरा क्या है, कंपाउंड का एलिमेंट के साथ कॉम्बिनेशन। जैसे देखो, 2CO कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन, CO क्या है, कंपाउंड हो गया, ऑक्सीजन क्या है, एलिमेंट हो गया, मिल करके CO2 बना दिया कंपाउंड, यानी कि कंपाउंड का एलिमेंट के साथ कॉम्बिनेशन हो गया। तीसरा क्या है तुम्हारा, कंपाउंड का कंपाउंड के साथ कंबाइन करके नया प्रोडक्ट कंपाउंड फॉर्म करना। ओके, जैसे अमोनिया और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दोनों मिल करके अमोनियम क्लोराइड फॉर्म करता है। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा कम्बिनेशन रिएक्शन। और देखो, जितने भी कम्बिनेशन रिएक्शन जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक होते हैं कि एंडोथर्मिक होते हैं, एक्सोथर्मिक। तो मोस्ट ऑफ द केमिकल ये कम्बिनेशन रिएक्शंस जो होते हैं, ये क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक होते हैं। अधिकांश जो कम्बिनेशन रिएक्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, यानी कि उसमें हीट इवॉल्व होगा। ओके, अधिकांश कम्बिनेशन रिएक्शन में। इसके बाद देखो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि क्या हो रहा है, टूटना, यानी कि डिकम्पोज होना। नाम ही बोल रहा है डिकम्पोज होना, यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखो, अ सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोजेज ऑन द एप्लीकेशन ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी टू गिव टू और मोर प्रोडक्ट। यानी कि ये क्या बोल रहा है कि एक सिंगल रिएक्टेंट होगा और वो डिकम्पोज करेगा। कब डिकम्पोज करेगा, जब उसको हीट प्रोवाइड किया जाएगा, हीट यानी कि हीट दिया जाएगा, लाइट दिया जाएगा या फिर इलेक्ट्रिसिटी दिया जाएगा, तब जा करके वो डिकम्पोज करेगा एक या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में। यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये हो गया, एक जो है एक रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में डिकम्पोज हो रहा है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, जैसे मान लो AB कोई रिएक्टेंट है, AB में हम क्या कर दिए, हीट यहाँ पे दे दिए हैं। ओके, हीट दे दिए हैं, तो वो A और B में डिकम्पोज हो गया, तो ये क्या हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। ओके, जैसे देखो एग्जांपल में CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट यहाँ पे देना, तो ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाएगा। ओके, अब डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के कुछ टाइप्स हो गए आपके। देखिए, 3 टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम पढ़ते हैं। एक हो गया तुम्हारा थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब देखो, थर्मो मतलब हीट, नाम ही बोल रहा है थर्मोलाइटिक, लाइटिक मतलब टूटना, यानी कि हीट देने से अगर टूट रहा है कोई कंपाउंड एंड डिकम्पोज हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो जाएगा। जैसे कि हीट रिक्वायर्ड, इसमें हीट रिक्वायर्ड होता है। ओके, एग्जाम्पल में ये एग्जाम्पल जो हो गया तुम्हारा थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन का हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट का ब्रेकडाउन ऑन द एप्लीकेशन ऑफ हीट इंटू CaO एंड CO2, ये थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल हो गया। ओके, उसके बाद हम क्या देखेंगे, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, यानी कि इसमें क्या होगा, लाइट रिक्वायर्ड होगा। देखो, इसमें भी नाम क्या बोल रहा है, फोटोलाइटिक, फोटो मतलब लाइट, सनलाइट। ओके, फोटो लाइटिक, और लाइटिक मतलब टूटना, यानी कि फोटोलाइटिक यानी कि लाइट के इफेक्ट से टूट रहा है कोई कंपाउंड, तो उसको हम फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोल देंगे। ओके, अब इसमें इसका एग्जाम्पल में देखो, AgCl सिल्वर क्लोराइड। तो ये
लाइट के देखो लाइट के इफेक्ट से क्या हो जाएगा, Ag और Cl2 में ब्रेक हो जाएगा। सेम इसका देखो, सेम AgBr भी ऐसे ही ब्रेक डाउन होता है, यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है ये भी ऐसे ही ब्रेक डाउन होता है लाइट के प्रेजेंस में, किसमें, Ag और Br2 में वो टूट जाएगा। ओके, तो ये हो गया फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन के बारे में। इसके बाद एक और क्या देखते हैं हम, एक और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब देखो इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक बोल रहा है, यानी कि इलेक्ट्रो यानी कि इलेक्ट्रिक करंट वहाँ पे देना पड़ेगा। ओके, इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, तब जा करके उसका ब्रेकडाउन हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसमें इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होगा। ओके, एग्जाम्पल में जैसे वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस हम पढ़ते हैं ना, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोलते हैं। ओके, तो वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस एक पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं जिसमें हम क्या होता है, वाटर में जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं ना, तो वो वाटर का ब्रेकडाउन होता है, किसमें, H2 और O2 में ब्रेकडाउन होता है। ओके, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटता है वाटर इलेक्ट्रिसिटी देने पे। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और ये तीनों जो है, ये देखो डिकम्पोजिशन का ये 3 टाइप ऑफ ये डिकम्पोजिशन जो है ना, थर्मोलाइटिक और फोटोलाइटिक और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ये तीनों ही रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीनों का एग्जांपल भी आप याद रखना तब। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो। उसके बाद देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि एक, देखो इसमें क्या होगा कि कोई एक आएगा और दूसरे को डिस्प्लेस कर देगा उसके सॉल्यूशन से। ओके, या फिर उसके कंपाउंड से, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम ही देखो, सारे रिएक्शन को देखो रटना जरूरी नहीं है, बस जितने भी रिएक्शंस का नाम है ना, वो नाम ही एक्सप्लेन कर दे रहा है खुद को। ओके, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्प्लेस कर दे रहा है। ओके, तो देखो जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है ना, वो जो है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा उसके कंपाउंड से या फिर सॉल्यूशन से। अब मान लो ए जो है, ए क्या है, मोर रिएक्टिव है, ये मोर रिएक्टिव है ए, और बी जो है लेस रिएक्टिव है। ओके, तो बी और सी का ये कंपाउंड है या फिर सॉल्यूशन कह दो। ओके, सॉल्यूशन या फिर कंपाउंड कह दो। तो ए क्या करेगा, बी सी सॉल्यूशन जो है इससे बी को डिस्प्लेस करके अपना सॉल्यूशन बना लेगा। यानी कि देखो गठबंधन, अपना गठबंधन बना लिया, दूसरे को निकाल दिया, यानी कि बी को बाहर कर दिया और ये अपना गठबंधन यहाँ पे बना लिया। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब चूंकि देखो चूंकि यहाँ पे एक क्या कर रहा है, खुद जा करके एक कंपाउंड से दूसरे को हटा करके अपना गठबंधन बना ले रहा है, क्योंकि एक ही डिस्प्लेस हो रहा है और एक ही डिस्प्लेस कर भी रहा है, इसलिए यहाँ पे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। ओके, इसका देखो ये किसका एग्जांपल हो गया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। अब चलो एक इसको कॉमन ये लैंग्वेज में हम समझते हैं। जैसे मान लो, चलो एक ऐसे देख लो, मान लो यहाँ पे तुम हो ए, ओके, और कोई एक, तुम छोड़ो किसी और को ले लो, कोई एक आदमी है, ओके, और दूसरा बी है, उसका एक गर्लफ्रेंड है जो कि बहुत ही सुंदर है। अब ए जो है ये तुमसे भी स्मार्ट है। ओके, हर चीज़ में, बॉडी बिल्डिंग में भी, हर एक चीज़ में ये स्मार्टनेस भी, हर एक चीज़ में ये तुमसे स्मार्ट है। तो ये जब इसके पास आएगा यहाँ पे, तो ये सी जो होगी इससे अट्रैक्ट होगी। ओके, सी इससे अट्रैक्ट होगी, उसके बाद तुम्हारा बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और इस देखो बी का बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूटेगा, और सी क्या होगी, जाकर के ए के साथ अट्रैक्ट कर जाएगी और क्या बना लेगी, ए सी। यहाँ पे इन दोनों का दोस्ती हो जाएगा, दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो जाएंगे, और फिर ये बी को क्या कर देगा, सेपरेट कर देगा, बेचारा बी अलग हो जाएगा। ओके, तो ये क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल एक तरह से समझने के लिए है, इसको अप्लाई नहीं करना कहीं। तो देखो ए क्या कर रहा है, बी को डिस्प्लेस कर दे रहा है बी सी से। ओके, और ए सी बना ले रहा है और बी अलग चुपचाप जा करके एक कॉर्नर में बैठ जा रहा है। ओके, ये हो गया तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, अब देखो डिस्प्लेसमेंट एक एग्जांपल देखते हैं, जिंक प्लस CuSO4। देखो CuSO4 कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। ओके, एक्वा सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का। और जिंक, अब जिंक जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। हम रिएक्टिविटी सीरीज जो है ना वो मेटल से नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में देखेंगे। तो जिंक चूँकि कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होने के वजह से कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा, और खुद अपना जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बना लेगा और कॉपर उसमें से डिस्प्लेस हो जाएगा। ओके, सॉलिड फॉर्म में। पहले जिंक सॉलिड था, प्रोडक्ट बनने के बाद कॉपर सॉलिड हो गया और जिंक सल्फेट सॉल्यूशन हो गया। ओके, एक्वा सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम कॉपर का AgNO3 के साथ देखते हैं, ये भी सब सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। कॉपर क्या कर रहा है, AgNO3 से Ag को क्या कर रहा है, सिल्वर को हटा दे रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है, और खुद कॉपर नाइट्रेट बना ले रहा है और Ag सेपरेट हो जा रहा है। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो इसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में अगर हम बात करें,
तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो सॉल्यूशन होंगे। ओके, अब दो सॉल्यूशन जो होंगे, ए देखो मान लो ए भी एक सॉल्यूशन हो गया और सी डी एक सॉल्यूशन होगा, दो अलग अलग सॉल्यूशन। अब दोनों के आयन्स एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे, यानी कि ए बी का जो आयन है ये सी डी के साथ चला जाएगा और सी डी का जो आयन है वो ए बी के साथ चला जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे ए प्लस और बी माइनस है और यहाँ पे सी प्लस और डी माइनस है, तो देखो ये बी माइनस जो है यहाँ सी प्लस के साथ जाकर के अटैच कर जाएगा और डी माइनस यहाँ ए प्लस के साथ जाकर के अटैच कर जाएगा और इस प्रकार ये क्या बना देगा, ए डी और सी बी बना देगा। ओके, एन आयन एक्सचेंज हो रहा है ना, आयन्स का एक्सचेंज हो रहा है, तो वही बोल रहे हैं एन एक्सचेंज ऑफ आयन्स बिटवीन द रिएक्टेंट्स टेक्स प्लेस टू गिव न्यू प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट बन जा रहा है यहाँ पे। ओके, ए बी और सी डी में आपस में एक्सचेंज करके ए डी और सी बी बना दे रहा है। देखो जो प्लस वाला है वो अपने जगह पे है, केवल ये एक्सचेंज क्या हो रहा है, माइनस वाला। ओके, ये याद रखना। तो यहाँ पे देखो Al2SO4 का होल 3 एल्यूमिनियम सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन और दूसरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये एक्वस सॉल्यूशन। अब इसका सल्फेट जो है ना ये कैल्शियम के साथ चला जाएगा और इसका OH माइनस जो है एल्यूमिनियम के साथ आ जाएगा और बना लेगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा और कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा। और कैल्शियम सल्फेट देखो सॉलिड फॉर्म में हमें आ गया। ओके, तो इस प्रकार ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। ओके, यानी कि ये एल्यूमिनियम क्या कर रहा है, इस OH को Ca से अपने पास ले रहा है और ये कैल्शियम क्या कर रहा है, इस सल्फेट को एल्यूमिनियम से अपने एल्यूमिनियम वाले सॉल्यूशन एल्यूमिनियम सल्फेट सॉल्यूशन से अपने पास ले रहा है, यानी कि दोनों जगह एक्सचेंज हो रहा है। ओके, डिस्प्लेसमेंट दोनों जगह हो रहा है, इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल रहा है। ओके, ये तो हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। उसके बाद हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन देखेंगे। ओके, अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, अब ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या बोल रहे हैं, यानी प्रेसिपिटेट यानी कि सॉलिडिफाई होना, यानी कि सॉलिड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना, उसको हम बोलेंगे प्रेसिपिटेशन। जहाँ भी सॉलिड का प्रोडक्ट में सॉलिड का फॉर्मेशन हो रहा होगा ना वहाँ क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगा। मान लो दो सोल्यूबल सॉल्यूशन आपस में रिएक्ट कर रहे हो और रिएक्ट करके प्रोडक्ट में एक नया प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हो जो सॉलिड हो। ओके, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगा। ओके, वही बोल रहा है इन दिस रिएक्शन प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड व्हेन टू सॉल्यूशन कंटेनिंग सोल्यूबल सॉल्ट्स आर कंबाइंड। ओके, जैसे देखो ये PbNO3 एक्वस सॉल्यूशन, ये भी सॉल्यूशन है। ओके, दोनों सोल्यूबल सॉल्ट्स हैं। Ki, ओके, पोटेशियम आयोडाइड, ये भी क्या है तुम्हारा सोल्यूबल सॉल्ट है। दोनों आपस में रिएक्ट करके यहाँ भी देखो डबल डिस्प्लेसमेंट ही हो रहा है। इसका देखो PbNO3 से NO3 चला जा रहा है के पास, पोटेशियम के पास, और आयोडीन के यहाँ आ जा रहा है लीड के पास, Pb के पास। ओके, तो यहाँ नया प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है क्या, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, और दूसरा PbI2 फॉर्म कर रहा है ये लीड आयोडाइड। ओके, अब लीड आयोडाइड जो है ना वो सॉलिड होता है, यानी कि PPT, और PPT को हम कैसे डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका कलर कैसा होता है, येलो होता है। ओके, तो यहाँ प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, PPT का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि सॉलिड फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलेंगे। एक और रिएक्शन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, देखो रिएक्शन ये आप कम से कम एक भी याद रहेगा ना तो आप एग्जाम में अच्छे से लिख लोगे, लेकिन आपको याद रहना चाहिए जितने भी हमने ये रिएक्शंस यूज करा है ना इस PDF में, सारे आपको याद होने चाहिए। ओके, तो देखो ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं करना, पूरा देखना और याद, देखो रटने का कोई ज़रूरत नहीं है, नाम ही एक्सप्लेन कर दे रहा है खुद को, बस आप रिएक्शन याद रखो सारे रिएक्शंस का। ओके, अब देखो एक ये AgNO3 और KCl के साथ रिएक्शन, यहाँ भी डबल डिस्प्ले, देखो प्रेसिपिटेशन जो है ना ये डबल डिस्प्लेसमेंट का ही एग्जाम्पल है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सिंपल क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सॉलिड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जा रहा है, PPT का फॉर्मेशन हो जा रहा है प्रोडक्ट में दो सोल्यूबल सॉल्ट से, तो के रिएक्शन से, तो इसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोल दिए। अब देखो AgNO3 KCl के साथ मिल करके दोनों एक्वस सॉल्यूशन है। ओके, दोनों सोल्यूबल सॉल्ट्स हैं। ये AgCl, अब देखो AgCl जो होता है ना ये PPT होता है, यानी कि सॉलिड होता है, सॉलिड फॉर्म में, और KNO3 एक्वस सॉल्यूशन होता है, ये सोल्यूबल होता है KNO3। तो यहाँ पे भी देखो दो सोल्यूबल सॉल्ट से एक PPT का फॉर्मेशन हो रहा है ना, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो याद रखना जब भी ये सिल्वर नाइट्रेट जब भी KCl के साथ रिएक्शन करेगा तो AgCl बनाएगा और AgCl प्रेसिपिटेट होता है। ओके, सिल्वर PPT बनेगा। उसके बाद देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, ये रिडक्स रिएक्शन। अब रिडक्स रिएक्शन में क्या होता है, देखो जहाँ कहीं भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों भी हो रहा है, दोनों एक साथ हो रहा है, साइमल्टेनियसली हो रहा हो, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रिडक्स रिएक्शन बोलेंगे। सिंपल याद रखना, कुछ भी रटना नहीं है। रिडक्स यानी कि वहाँ रिडक्शन भी हो रहा है, देखो नाम में ही रेड और ऑक्स, यानी कि रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे।
जैसी सी बात है, सिंपल बात है। तो जहाँ भी रिएक्शन में एक साथ रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा हो उसको रिडक्स रिएक्शन बोलेंगे। ओके, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, रटना नहीं है, बस समझना है। देखो बार बार हम क्यों बोल रहे हैं कि रटना नहीं है, सिर्फ समझना है, इसलिए बोल रहे हैं ना, क्योंकि देखो रटा हुआ चीज़ भूल जाते हो, एक दिन रहेगा, 2 दिन रहेगा, चलो मैक्सिमम 3 दिन 1 महीना तक याद रहेगा, उसके बाद भूल जाओगे। और जो समझ लोगे ना वो एग्ज़ाम टाइम तक तुमको याद रहेगा, एग्ज़ाम में तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्वेश्चन आया, जो भी याद है वो, जो भी समझा हुआ है ना वो आराम से लिखते जाएंगे। ओके, इसलिए समझो क्वेश्चन को। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है और फिर रिडक्शन क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन क्या है, तो प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ, देखो 3 तरह से ऑक्सीडेशन को डिवाइन करते हैं। पहला एक हाइड्रोजन के टर्म में, दूसरा ऑक्सीजन के टर्म में और तीसरा इलेक्ट्रॉन के टर्म में डिफाइन करते हैं। तो अगर किसी कंपाउंड से हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, ओके, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। देखो हाइड्रोजन जहाँ भी निकल रहा है ना, जहाँ से भी हाइड्रोजन निकल रहा है वहाँ क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। जहाँ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है वहाँ क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन होगा। देखो ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, ओके, क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और वही लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है तो उसको हम वहाँ भी ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो इसका जस्ट अपोजिट होता है रिडक्शन। अगर ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, देखो अगर ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है यानी कि ऑक्सीजन निकल रहा है कंपाउंड से, तो वहाँ रिडक्शन होगा। ओके, अगर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है यानी कि हाइड्रोजन ऐड हो रहा है किसी कंपाउंड में, तो वहाँ क्या हो जाएगा, रिडक्शन होगा। ओके, और वही अगर इलेक्ट्रॉन का गेन होगा ना तो वहाँ रिडक्शन होगा। ओके, तो ये 3 तरह से इसको डिफाइन करते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन को। सिंपल याद रखना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन हो गया। वही रिडक्शन को कैसे करेंगे, रिडक्शन जो है उसका उल्टा, अगर ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा हो, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा हो या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो तो उसको रिडक्शन बोलेंगे। अगर ऐसे भी याद नहीं हो रहा है ना, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जैसे मान लो केमिकल रिएक्शन दे रखा है, उसको सॉल्व करने के लिए हम मेनली ये भी देख सकते हैं, केवल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी देख सकते हैं। तो सिंपल ये भी याद रख सकते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जहाँ भी होगा वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा और जहाँ भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वहाँ रिडक्शन होगा। तो आप ये आसान है याद करना, आप तीनों याद कर लेना, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन के टर्म में। ओके, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ, तो वो सब्सटेंस जो किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा हो, ओके, और खुद क्या हो, रेड्यूस हो रहा हो, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाम ही बोल रहा है क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि एजेंट क्या है, जो काम करता है, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग, यानी कि वो ऑक्सीडाइज कर रहा है किसी को, इसलिए उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल रहे हैं। और जब दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा तो क्या होगा, खुद क्या होगा, रेड्यूस होगा। अगर दूसरे को, मान लो ये ए है, अब क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है दूसरे को, बी को, अगर अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। ओके, और इसका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन घटेगा। ओके, तो अगर दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा। ओके, और यहाँ पे अगर मान लो इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है कहाँ पे बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन बी के पास, तो बी का क्या हो रहा है, रिडक्शन, बी का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यानी कि बी को रिड्यूस कर रहा है। ओके, तो खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो खुद क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, क्योंकि दूसरे को जब इलेक्ट्रॉन देगा तो खुद का इलेक्ट्रॉन घटा लेगा ना, यानी कि ए में से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, घट गया, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके, तो वही बोल रहा है कि वह सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज करेगा किसी दूसरे सब्सटेंस को तो खुद रेड्यूस होगा। अब खुद रेड्यूस होगा तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ओके, तो यहाँ पे ए जो है ना, ए क्या कर रहा है, दूसरे को रेड्यूस कर रहा है, यानी कि बी को क्या कर रहा है, रेड्यूस, क्योंकि बी को इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है बी में, जब बी में बढ़ रहा है तो उस रेड्यूस होगा, रिडक्शन होगा बी का। तो करने वाला कौन है, ए क्या कर रहा है, बी को रिड्यूस कर रहा है, और जब रिड्यूस करने वाला ए है तो रिड्यूसिंग एजेंट भी ए ही होगा। तो इस केस में ए जो हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा और बी क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। ओके, तो वही बोल रहा है कि अब ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। अब रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया, सब्सटेंस दैट रिड्यूसेज अनदर सब्सटेंस। अभी हम ए और बी के बारे में देखे हैं ना, तो अगर वह सब्सटेंस जो किसी दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस कर रहा हो और खुद क्या हो, ऑक्सीडाइज हो रहा हो, यानी कि ए क्या कर रहा है, बी को रिड्यूस कर रहा है और खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसलिए ए हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, तो वही क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ओके, इसके बाद देखते हैं, चलो एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं सबसे पहले। तो देखो एग्जाम्पल में देखते हैं हम Fe प्लस USO4 FeSO4 प्लस Cu। अब ये सबसे पहले बताओ कि कौन सा रिएक्शन, किस टाइप का रिएक्शन है ये। तो देखो यहाँ पे अभी हमने बात करा था ना, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में हमने बात करा था ना, वही क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ओके, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। Fe क्या कर रहा है, Cu को कॉपर सल्फेट से
डिस्प्लेस कर दे रहा है और खुद FeSO4 सोल्यूशन बना दे रहा है। तो देखो Fe का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है। ओके, चार्ज इस पे कितना है, 0 है ना चार्ज। कॉपर का कितना है, अब देखो सल्फेट का -2 होता है, कॉपर का +2, तो यहाँ पे कॉपर का +2 है। ओके, अब यहाँ पे अब Fe के पास +2 आ जा रहा है और कॉपर के पास चार्ज 0 हो जा रहा है। तो देखो Fe क्या कर रहा है, कॉपर के पास प्लस, देखो इलेक्ट्रॉन कम है, अभी कॉपर के पास इलेक्ट्रॉन कम है। ओके, अब Fe क्या कर रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन देगा कुछ। ओके, Fe जो है ना आयरन कॉपर को कुछ इलेक्ट्रॉन दे करके इसको इलेक्ट्रॉन 0 बना दे रहा है, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। देख रहा है, कॉपर में इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। तो कॉपर में देखो यहाँ पे देख रहे हो, कॉपर में इलेक्ट्रॉन का गेन होने की वजह से यहाँ पे देखो चार्ज 0 आ जा रहा है, यहाँ पे +2 है। ओके, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने क्या पढ़ा था, रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने रिडक्शन पढ़ा था। ओके, और दूसरे जगह क्या हो रहा है, Fe के पास देखो 0 है और 0 से ये +2 में आ जा रहा है, यानी कि इसके पास चार्ज कम हो जा, इलेक्ट्रॉन कम हो जा रहे हैं। ओके, क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इसके पास कम हो जा रहा है, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये कॉपर को दे दिया ना, तो इसके पास कम हुआ ना, लॉस हो रहा है ना आयरन से इलेक्ट्रॉन लॉस होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ओके, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमने देख लिया। अब दूसरा एक हम देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसी में कलर चेंज कर लें। देखो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट इसमें कौन है वो देखेंगे। अब चलो, रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर का। कॉपर रिड्यूस हो रहा है ना, जब कॉपर का रिडक्शन हो रहा है तो इसको रिड्यूस कर कौन रहा है, आयरन करेगा। अब आयरन जब कॉपर को रिड्यूस करेगा तो हमने क्या पढ़ा था, रिड्यूसिंग एजेंट में है वह सब्सटेंस जो दूसरे को रिड्यूस कर रहा हो और खुद ऑक्सीडाइज हो रहा हो। तो आयरन क्या कर रहा है, कॉपर को रिड्यूस कर रहा है और आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसलिए आयरन क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट आयरन हो जाएगा। और देखो आयरन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, आयरन जो है ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो कर कौन रहा है, कॉपर के वजह से हो रहा है। तो कॉपर, चूँकि कॉपर के वजह से आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर खुद रिड्यूस हो रहा है, इसलिए कॉपर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, ये याद रखना। ओके, इस तरह से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये रिडक्स रिएक्शन का। ओके, इसके बाद हम एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। कलर चेंज कर लो, सॉरी। देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। तो देखो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन वह हुआ, वह रिएक्शन जिसमें हम अलग से हीट दे करके उस रिएक्शन को कैरी आउट करा रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि यहाँ पे हीट रिक्वायर्ड होगा एंडोथर्मिक रिएक्शन में। तो जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना, मोस्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे हमने पढ़ा था ना कैल्शियम कार्बोनेट वाला, CaCO3 वाला, इसको हम हीट करके CaO + CO2 में कन्वर्ट करते हैं। जैसे पिछले रिएक्शन में हमने देखा था कैल्शियम कार्बोनेट को हीट देने पे क्या हो रहा है, CaO और CO2 में कन्वर्ट हो जा रहा था, ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। और ये एंडोथर्मिक, क्योंकि यहाँ पे हीट अलग से देना पड़ रहा है ना, इसलिए देखो बॉन्ड तोड़ने के लिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, कैल्शियम और कार्बोनेट के बीच का जो बॉन्ड है वो टूट रहा है। अब इसके बॉन्ड के तोड़ने के लिए हमको हीट देना पड़ेगा ना, तभी जा करके बॉन्ड टूटेगा और बॉन्ड टूटेगा और फिर नया प्रोडक्ट बनेगा। ओके, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे, क्योंकि इसमें हमको हीट देना पड़ रहा है अलग से। दूसरा एग्जाम्पल हम फोटोसिंथेसिस का एग्जाम्पल देखते हैं। फोटोसिंथेसिस, इसमें क्या होता है, 6CO2 और 6H2O सनलाइट से हीट लेता है। हीट एनर्जी किससे ले रहा है, सनलाइट से ले रहा है, और आपस में रिएक्शन करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर दे रहा है। किसको, ग्लूकोज और ऑक्सीजन दे रहा है। ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ओके, तो यहाँ पे भी सनलाइट से हीट का एब्जॉर्ब कर रहा है ना, हीट एब्जॉर्ब कर सनलाइट से कर रहा है, उसके बाद ही तो रिएक्शन हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो अधिकांश डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक में आते हैं। फोटोसिंथेसिस वाले रिएक्शन भी क्या आ गया, एंडोथर्मिक का आ गया। ओके, उसके बाद हम एक्सोथर्मिक देखेंगे। अब एक्सोथर्मिक में क्या होता है कि जब भी कहीं रिएक्शन हो रहा हो और वहाँ हीट इवॉल्व हो रहा हो रिएक्शन के वजह से, तो हम वहाँ पे क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। और अधिकांश देखो यहाँ पे बोल रहा है ना, मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यहाँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल रहा है।
अधिकांश कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसा होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। जैसे एग्जाम्पल में देख लो मीथेन, CH4 क्या होता है, मीथेन होता है, CH4 मीथेन होता है। ऑक्सीजन के साथ मिल करके CO2 और H2O दे देता है और साथ में हीट रिलीज होता है। ओके, क्या रिलीज होता है, हीट रिलीज होता है, हीट एनर्जी रिलीज होता है। अब एक और एग्जाम्पल अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे CaO प्लस H2O, अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में अगर हम करते हैं, ऐड करते हैं, तो क्या होता है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। 1 मिनट, क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, CaOH का होल ट्वाइस बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और हीट रिलीज होता है। ओके, जब भी चूना, देखो लाइम को जब भी हम वाटर में डालते हैं तो क्या होता है, ये थोड़ा ये टेम्परेचर बढ़ जाता है ना उसका, तो वही वहाँ पे क्या हो जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। ओके, और वो है क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हो रहा है। तो ये हमने देख लिया एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मेनली है क्या, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, अलग से हमको हीट देना पड़ता है, हीट एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी बोल दो। ओके, और दूसरा क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उसमें क्या है, रिएक्शन अगर कहीं हो रहा हो तो वहाँ से हीट अगर रिलीज हो रहा है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। उसके बाद ये तो हो गया। अब देखो कोरोजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोरोजन। और कोरोजन मतलब क्या होता है, देखो कोई भी मेटल्स या एलिमेंट्स हैं, मेनली मेटल्स में होता है कोरोजन। एक मिनट, कलर चेंज कर लिया जाए, कलर थोड़ा डार्क कर लेते हैं। तो देखो कोई भी एलिमेंट्स, मेनली मेटल्स की बात करते हैं, तो अगर सराउंडिंग का जो एयर हो गया या फिर मॉइस्चर हो गया या फिर केमिकल्स के साथ रिएक्ट करके कोरोड हो जाता है, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। ओके, तो मेनली जो भी एलिमेंट्स या मेटल्स हैं किसी अपने सराउंडिंग के इन्वायरमेंट से जो भी है, जैसे ये मॉइस्चर, एयर या फिर केमिकल्स में एसिड वगैरह के साथ रिएक्शन करके और वो कोरोड हो जाता है, कोरोड होने की वजह से उसको क्या बोल देंगे, कोरोजन बोलेंगे। ओके, और इसमें क्या होता है, मेटल्स का डिस्ट्रक्शन होता है, क्या होता है, डिटोरिएशन बोल दो या फिर डिस्ट्रक्शन बोल दो। और ओके, तो देखते हैं मेनली ऑक्सीडेशन बोल देते हैं इसको, ऑक्सीडेशन रिएक्शन यहाँ पे होता है मेनली। तो सबसे पहले हम रस्टिंग देखेंगे, और रस्टिंग होता किस में है, आयरन में होता है। तो आयरन देखो, आयरन जो है ना, एयर से क्या लेगा, ऑक्सीजन और मॉइस्चर लेगा। ओके, अब एयर से ऑक्सीजन और मॉइस्चर यानी कि H2O से मिल करके रिएक्ट करके वो क्या बना देता है, देखो ये रस्ट का फार्मूला है 2Fe2O3 XH2O, यहाँ पे 2 छूट गया, एक XH2O। ओके, तो ये रस्ट का फॉर्मेशन है और इस प्रकार रस्टिंग होता है आयरन का। तो इसमें हम देखो एक रस्टिंग ऑफ आयरन में यहाँ पे देखो ये नट बोल्ट जो है ना, हम जो भी हम नट बोल्ट यूज करते हैं ना, ये कोई भी फिक्स करने के लिए, तो वो देखो पहले हम लेते हैं तो क्या होता है, खरीदते हैं, जब भी हम खरीदने जाते हैं तो ऐसे रहता है, न्यू रहता है एकदम। ओके, अब कुछ दिन बाद वो क्या होता है, मॉइस्चर वगैरह से एयर और मॉइस्चर के साथ मिल रिएक्शन करके ऐसे बन जाता है, जिससे हम ब्राउनिश कलर का हो जाता है, और उसको हम क्या बोल देते हैं, रस्टिंग। ओके, ये रस्टिंग का एग्जाम्पल हो गया। ओके, ये रस्टिंग का एग्जाम्पल हो जाएगा। है कोरोजन, देखो कोरोजन का ही 3 एग्जाम्पल, रस्टिंग हो गया, फिर कोरोजन ऑफ कॉपर हो गया, फिर कोरोजन ऑफ सिल्वर हो गया। तो ये तो हो गया आयरन के बारे में, रस्टिंग के बारे में। उसके बाद कॉपर के साथ क्या होता है, कॉपर भी क्या होता है, मॉइस्चर यानी कि वाटर से और एयर यानी CO2, एयर में से CO2 को ले लेता है, और तीनों से देखो मॉइस्चर और CO2 से रिएक्शन करके ये क्या बना लेता है, CO3 CuOH का होल ट्वाइस ग्रीन कलर का कोरोसिव मटेरियल फॉर्म कर लेता है, कॉपर का कंपाउंड फॉर्म कर लेता है। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा। जैसे एक और देख लो, इसका भी हम पिक्चर देख लेते हैं। ऐसे कुछ ऐसे देखने को मिलता है हमको कोरोजन ऑफ कॉपर में। ओके, ब्लूइश कलर का, ग्रीनिश कलर का ऐसे दिखने को मिलता है। कॉपर वायर देखा होगा ना, कहीं भी कॉपर वायर में ऐसे कोरोजन उसमें हुआ रहता है, तो ऐसे आपने देखा होगा बहुत बार, घर में वायरिंग वगैरह हुआ होगा। तो ये तो हो गया कोरोजन ऑफ कॉपर के बारे में। उसके बाद सिल्वर का कोरोजन कैसे होता है, अब देखो सिल्वर क्या करता है, H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड, एयर से सल्फाइड को लेकर के और खुद क्या बना लेता है, सिल्वर सल्फाइड बना लेता है, ब्लैक कलर का हो जाता है, ब्लैकनिंग हो जाता है उसका। ओके, जैसे चम्मच वगैरह जो होता है ना हमारे घर में, उसका जो ब्लैकनिंग जो होता है ना, सिल्वर चम्मच वगैरह होता है ना, स्पून, उसका ब्लैकनिंग किसके वजह से होता है, एयर से सल्फाइड लेता है और खुद क्या बना लेता है, सल्फाइड रिएक्शन, ये सिल्वर सल्फाइड बना लेता है और हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर दे रहा है। इसका भी देख लो यहाँ पे दे रखा है ब्लैकनिंग, देखो यहाँ टर्निश सिल्वर हो गया और ये पॉलिश सिल्वर है, ये सिल्वर, और यहाँ ब्लैकनिंग हो गया इसका। तो यही है कोरोजन ऑफ सिल्वर मेटल। ओके, इसके बाद रेंसिडिटी, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। रेंसिडिटी क्या है, अब देखो कभी भी हम देखते हैं ना, जैसे फूड जो होता है, खाने वाला जो भी सामान है, फूड हो गया या फिर कोई भी चीज़ हो गया, फ्रूट्स वगैरह हो गए, ये
ब्रेड्स वगैरह हो गए, कोई भी खाने वाला चीज़, उसमें क्या होता है कुछ समय बाद अगर हम रखते हैं तो एयर या फिर वाटर से रिएक्शन करके, मॉइस्चर से रिएक्शन करके वो क्या होता है, डिग्रेड कर जाता है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, उसका स्मेल और टेस्ट क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है, वो खाने लायक नहीं रहता है। वही क्या हो जाता है, रेंसिडिटी उसी को बोलते हैं। यानी कि मेनली क्या होता है यहाँ पे एक टर्म याद रखना, ऑक्सीडेशन, मेनली यहाँ पे एक टर्म याद रखना, ऑक्सीडेशन। रेंसिडिटी में क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के वजह से उसका टेस्ट या जो भी फूड का टेस्ट और स्मेल जो होता है वो ख़राब हो जाता है, फॉल हो जाता है, उसी को रेंसिडिटी बोलते हैं। तो देखो रेंसिडिटी को डिफाइन करने के लिए कैसे हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड दैट इज केप्ट फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक अगर रख दिया जाए किसी भी फूड को जिसमें ऑयल और फैट्स हो तो उसका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा तो क्या हो जाएगा, फाउल स्मेल देगा और बैड टेस्ट देगा। ओके, इसी को रेंसिड फूड बोलेंगे। अब रेंसिड फूड कॉजेज स्टोमक इन्फेक्शन ड्यूरिंग कंजम्पशन। अब रेंसिड फूड अगर हम लेते हैं, अगर भोजन करते हैं ना कोई भी रेंसिड फूड का, तो अंदर जाकर के इन्फेक्शन कॉज कर देगा इन स्टोमक में। ओके, अब इसका प्रिवेंशन कैसे करेंगे। अब चलो एक बार रेंसिड फूड का फ़ोटो देख लो, ये देखो ये रेंसिड फूड, जैसे ख़राब गाजर वगैरह रखा हुआ है ना, ये गाजर मूली वगैरह रखा हुआ है, ये सब ख़राब, केला देखो बनाना ऐसे हो जाता है ना, ब्लैक कलर का हो जाता है, वो क्या हो रहा है, वो रिएक्शन हो रहा है वहाँ पे, जो भी इन्वायरमेंट में वाटर या फिर देखो मॉइस्चर ये ऑक्सीजन वगैरह हो रहा है ना, उससे क्या हो रहा है, रिएक्ट करके उसके टेस्ट और ऑर्डर में स्मेल में ख़राब ये फॉल हो जाता है, फाउल टेस्ट आ जाता है उसमें। तो वही अब इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे, तो प्रिवेंशन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले एयर टाइट कंटेनर यूज करो ताकि वो कोई भी मॉइस्चर अंदर ना जा पाए, मॉइस्चर से रिएक्शन ना हो पाए अंदर। ओके, तो इसके लिए जैसे हम लोग घर में बिस्किट वगैरह एक एयर टाइट डब्बे में रखते हैं ना ताकि वो उसमें सीलन वगैरह ना आए, तो वो इसका एक प्रिवेंशन का ही एक टाइप है। ओके, क्यों रखते हैं हम डब्बे में, ताकि सीलन ना हो, तो ये भी प्रिवेंशन का ही टाइप है ना। अगर हम बाहर रख दे तो 1-2 दिन में वो सीलन आ जाएगा और ख़राब हो जाएगा, खाने लायक नहीं रहेगा। तो इस प्रकार हम उसको प्रिवेंट करते हैं ना रेंसिडिटी से, इसको एयर टाइट कंटेनर यूज़ करके। दूसरा क्या है, पैकेजिंग विथ नाइट्रोजन। अब देखो जो भी हम चिप्स का पैकेट वगैरह खाते हैं, चिप्स हो गया, कुरकुरे हो गया, तो वो ख़राब क्यों नहीं होता है, अगर वही उसको पैकेट को फाड़ करके और रख दो तो 1 घंटे 2 घंटे के बाद वो ख़राब हो जाएगा, सीलन आ जाएगा उसमें। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बाहर उसको मिल रहा है एयर और ये एयर और मॉइस्चर मिल रहा है, उसके साथ वो रिएक्शन करके जाहिर सी बात है डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ओके, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। इसलिए पैकेज देखो जो भी उसमें जो पैकेट होता है ना, उसमें एक गैस भरा होता है जिसको हम नाइट्रोजन बोलते हैं। अब नाइट्रोजन गैस के वजह से उसका ऑक्सीडाइजेशन वहाँ पे नहीं हो पाता है। ओके, मिलता ही नहीं है तो ऑक्सीडेशन कहाँ से हो पाएगा। ओके, और हम वो खाने के लायक लंबे समय तक बचा रहता है। ओके, तीसरा मेथड क्या है, तीसरा तुम्हारा रेफ्रिजरेशन है, और फिर लास्ट जो है वो एंटीऑक्सीडेंट और प्रिजर्वेटिव्स का यूज़। इसके बाद है तुम्हारा प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। अब देखो कोरोजन जो भी है, जैसे रस्टिंग वगैरह हो गया, कॉपर या सिल्वर का कोरोजन हो गया, इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे, तो 3-4 मेथड है उसको प्रिवेंट करने का। सबसे बेस्ट जो मेथड है प्रिवेंट करने का वो क्या है, पेंटिंग हो गया। पेंटिंग से क्या हो जाएगा, जो भी मेटल्स जो है ना उसके ऊपर एक लेयर बन जाएगा, और लेयर जो क्या करेगा, ये एयर मॉइस्चर को का कंटेक्ट को रोक देगा उसको, और इस प्रकार वो रस्टिंग से प्रिवेंट करेगा। दूसरा क्या है, ऑयलिंग यूज कर, देखो ऑयल यूज करके प्रिवेंट किया जा सकता है। तीसरा क्या है, तीसरा है तुम्हारा ग्रीज यूज करके, ग्रीजिंग। ओके, ऑयल और ग्रीजिंग। ओके, और चौथा क्या है, गल्वेनाइजेशन प्रोसेस आता है, गल्वेनाइजेशन। तो ये 4 मेथड हो गया तुम्हारा प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन के प्रिवेंट करने का, ये 4 मेथड हो गए। चलो ये हो गया, यहाँ पे तुम्हारा चैप्टर ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हो गया समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।